आज का हमारा टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था डे ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डे ब्रोगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो मैटर है वो एसोसिएट करता है वेव को, डे ब्रोगली वेव जिसको बोला हमने, और वो सिंगल वेव एसोसिएट करता है। लेकिन श्रोडिंगर ने उस कंसेप्ट को कंप्लीट किया, हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, मैटर वेव इज नॉट ए सिंगल वेव, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेव एंड दैट इज कॉल्ड वेव पैकेट। ओके, और ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक एप्लीकेबल है। ड्यूरिंग दैट टाइम मैक्स बोर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट explain that it is not possible to say that the particle actually exists there. There is a probability of that particle having its position at a certain point. That probability may be maximum, may be minimum. जैसे ये एक वेव पैकेट है, अगर मैक्स बोर्न के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें वेव पैकेट के अगर हम बात करें तो जो मैटर है, जो पार्टिकल है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो इस रीजन में यहाँ से सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कर्व हमें रिप्रेजेंट कर रखा है। इधर आएंगे या इधर आएंगे तो प्रोबेबिलिटी जो कर्व है वो क्या होगा बच्चों, वो कम होगा। तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द product of uncertainty in momentum and uncertainty in a position is always nearly equal to h cut. h cut is h upon 2 pi, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स इज नियरली इक्वल टू h बाई 4 पाई, क्योंकि h कट की वैल्यू होती है बच्चों h अपॉन 2 पाई। ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर हो गया तो पक्की बात है पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट चली जाएगी, यानी अनसर्टेन हो जाएगा पोजीशन, उसका हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ है, उसकी फिक्स आप बता ही नहीं सकते। अगर पोजीशन सर्टेन फिक्स हो गया तो मतलब हो गया है, तो इसका मतलब फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ फिक्स या सर्टेनिटी के साथ नहीं मेजर कर सकते, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ही एप्लीकेबल है। इसका सिग्निफिकेंस ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं तो उस लेवल पे ये एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं है। और आपको ध्यान होगा डे ब्रोगली कंसेप्ट भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का कंसेप्ट है, वो भी मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए देखिए कैसे कॉन्सेप्ट या टॉपिक एक दूसरे को इंटररिलेटेड या इंटरलिंक कर रहे हैं। हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है बच्चों कि हम इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करें तो किस प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। वेव पैकेट से ही अगर हम करें, अगर मान लिया हमारे पास एक वेव पैकेट है, लार्ज वेव पैकेट है, लार्ज वेव पैकेट होने का मतलब है कि देयर आर ए लार्ज वेवलेंथ स्प्रेड। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, अगर ग्रुप ऑफ वेव्स हैं तो उसके अंदर जो वेवलेंथ स्प्रेड आएगा वो ज्यादा आएगा, और वेवलेंथ स्प्रेड अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये ज्यादा आएगा, ये बहुत ज्यादा आएगा। और अगर ये ज्यादा आएगा बच्चों तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ है, और अगर ये पैकेट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, ऐसे हो जाएगा, तो पार्टिकल के होने के चांसेस का रीजन और बढ़ जाएगा, यानी पार्टिकल के अंदर अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब लैम्डा स्प्रेड बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या होगा, घटेगा, और मोमेंटम अगर घटेगा तो इसका मतलब स्पीड घटेगी। कौन सी स्पीड, वेव स्प्रेड या मोमेंटम स्प्रेड या स्पीड स्प्रेड जो है वो घटेगा। स्पीड स्प्रेड घटने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन स्पीड डिक्रीज होगी, अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ गई, स्पीड की अनसर्टेनिटी कम हो गई। इसी प्रकार अगर ये वेव पैकेट बहुत कम है, इससे भी कम है, मान ली इतना वेव पैकेट था, ऐसे इतना था, इसका मतलब वेव पैकेट इतना कम होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव जो है उनका जो स्प्रेड है, वेव स्प्रेड, वो कम है। वेव स्प्रेड जो है अगर वो कम है तो देखिए डेल्टा एक्स कम आएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम आएगी, वेव स्प्रेड कम हो गया है, इसका मतलब मोमेंटम स्प्रेड या स्पीड स्प्रेड बढ़ गया है, इसका मतलब स्पीड में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी।
इस तरह से हम इसको देखिए किस प्रकार से वेव पैकेट का जो कंसेप्ट है, श्रोडिंगर कंसेप्ट है, वो अनसर्टेनिटी के ऊपर किस प्रकार से पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। यहीं से प्रिंसिपल ही निकल के आया था। ओके, इसी प्रकार ये तो हो गया पोजीशन और मोमेंटम। ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी और हम बच्चों, जैसे एनर्जी और टाइम, इनका जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये प्रोडक्ट भी h बाई 2 पाई से, h कट बाई 2 पाई से, इसको आप h बाई 4 पाई कर दीजिए, इससे ज्यादा होगा या कम से कम इसके बराबर तो होगा ही होगा। और इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो भी h/4 पाई से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। और जो भी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका प्रोडक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट के बराबर आ रहा है, उनकी यूनिट का प्रोडक्ट, तो हर फिजिकल क्वांटिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और तीन आपके सामने हैं, इनका यूनिट निकाल के देखना आप, इन दोनों का यूनिट निकाल के देखना और इन दोनों का यूनिट निकाल के देखना। ऑल थ्री हैव द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका इन सभी के अंदर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट को हम कैसे डील करते हैं। आपको पता होगा एक एटॉमिक लेवल है, एक एटॉमिक लेवल में हर एक इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी स्टेट में है, और अगर उसको आप एनर्जी देके एक्साइट करते हो तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो उसका एक लाइफ टाइम होगा। दैट लाइफ टाइम इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। मान लिया किसी भी टाइम की अनसर्टेनिटी है, जैसे मान ले कहते हैं कि कुछ टाइम अनसर्टेनिटी है उसके अंदर, तो पक्की बात है बच्चों, टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब एनर्जी के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी। अगर टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी कम है, एनर्जी की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। टाइम की अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी बच्चे, अनसर्टेनिटी घट जाएगी। अगर मान ले किसी का इनफाइनाइट लाइफ टाइम है, इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी इन वेरी वेरी, उसमें आप कुछ भी मतलब इनफाइनाइट लाइफ टाइम में कह सकते हो, तो उसका एनर्जी स्प्रेड क्या होगा, लगभग ना के बराबर होगा। एक्साइटेड लेवल पे अगर चला गया और उसका टाइम स्पैम बहुत कम है, तो बहुत कम टाइम स्पैम होते हुए कुछ ना कुछ एनर्जी विड्थ वो क्या है बनाएगा, और एनर्जी का स्प्रेड बनेगा। ये बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो हम वहां डील करते थे कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रा है वो यूनिक स्पेक्ट्रा न होके वो स्प्रेड क्यों आता है उसके अंदर, वो डिस्क्रीट क्यों नहीं है, उसमें स्प्रेड क्यों है, स्पेक्ट्रा के अंदर ब्रॉडनिंग क्यों है। स्पेक्ट्रा की जो ब्रॉडनिंग है वो स्पेक्ट्रा ब्रॉडनिंग को भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, नाउ क्योंकि हम डे ब्रोगली कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डे ब्रोगली कंसेप्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकल के आ सकता है। देखिए, मैं दोबारा से मैथमेटिक्स पे नहीं जाऊंगा। अगर दोबारा इसका मैथमेटिक्स अगर आप देखें तो जो इक्वेशन वेव फॉर्मेशन हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट की बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो वो पिछले लेक्चर की बेटे आप जो इक्वेशन है वो जरूर देखें एक बार कि क्या इक्वेशन आई थी, और उन इक्वेशन के बेसिस पर जो रिजल्टेंट निकाला था हमने दो वेव का, साई 1 एंड साई 2 का, तो उनका रिजल्टेंट आया था, एक रिजल्टेंट में कोस आया था बच्चों, दूसरे रिजल्टेंट में ये कोस आया था। दिस कोस विल रिप्रेजेंट द वेव पैकेट। जो एनवलप है वो वेव पैकेट के एनवलप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कोस है। अब हमने कहा है कि इसके बीच में पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां तक पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी है। यहां क्या है, नोड है, यहां क्या है, नोड है, यहां क्या है, एंटी नोड, यहां क्या है, एंटी नोड। एंटी नोड पे पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है और नोड पे पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में हमारे पार्टिकल के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ जो ये पोर्शन है, अगर हम कहें कॉस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, किसी पर्टिकुलर उसके लिए अगर हम बात करें बच्चे, किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम t1 पे और ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन x1 पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू, नोड के लिए क्या वैल्यू आएगी, नोड के लिए क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। ओके, क्या आएगी, 0। और 0 कब आता है, कोस की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो जो ये पोर्शन है हमारा ओमेगा टी। इसी प्रकार दूसरा केस ले सकते हैं, किसी दूसरे पर्टिकुलर उस पे डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2, ये किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पर, डेल्टा के डिवाइड बाई 2 इंटू x1 किसी पर्टिकुलर पोजीशन x2 पर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, बोथ हैविंग सम पोजीशन। अब इनका जो फेज डिफरेंस आएगा, वो फेज डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए आप, क्योंकि कोस अगर ये 0 करेंगे तो 0 कब होगा बच्चे, 0 होगा π/2 के ओड मल्टीपल पे, और π/2 के ओड मल्टीपल पर 0 करेंगे तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लिया इसको हमने लिखा है 2n + 1, इसको आगे दिखा दें बेसिक से, अगर ये 0 है
किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये एंगल जो आएगा ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू T1 डेल्टा ओमेगा, सॉरी एक बार इसको ध्यान से देखें, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू T1 माइनस डेल्टा के डिवाइड बाई 2 इंटू x1 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और इसी प्रकार डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 T2 माइनस डेल्टा के डिवाइड बाई 2 इंटू x2 सॉरी, ये आ जाएगा 2n प्लस 3 पाई बाई 2। क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट पोजीशन के बाद, अल्टरनेट फेज के बाद ही क्या है, नोड आएगा। तो अगर फर्स्ट नोड हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2n प्लस 3 पाई बाई 2 को ही नहीं, जस्ट उससे अगला पाई बाई 2 जो आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करें इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, या माइनस कहें इसको, और इस माइनस को भी हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर हम यहां देखें इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा डेल्टा के डिवाइड बाई 2 इंटू x2 माइनस x1, ये आ जाएगा बच्चों पाई बाई 2। लेकिन हम जो स्टेटमेंट लेके चले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, उसमें हम साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर रहे हैं। साइमल्टेनियस मेजरमेंट का मतलब है कि टाइम सेम रहेगा, सॉरी, साइमल्टेनियस मेजरमेंट का मतलब क्या बच्चों, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट के लिए, अगर साइमल्टेनियस मेजरमेंट की हम बात करें, तो उसके लिए बच्चों टाइम हो जाएगा सेम। टाइम सेम हो गया तो ये फैक्टर हो गया 0, तो डेल्टा के बाई 2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। माइनस साइन कोई सिग्निफाई नहीं करता, इसको x1 माइनस x2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। डेल्टा x बाई 2 इंटू डेल्टा के बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको डेल्टा x मान लिया। लेकिन हमें पता है बच्चों, जो k है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां से लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, 2 पाई p डिवाइड बाई h। तो इसकी डेल्टा k की वैल्यू अगर हम रखें यहां पर, तो डेल्टा k की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x बाई 2, डेल्टा k की वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई डेल्टा p डिवाइड बाई h, ठीक है, डी बाई एच इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो डेल्टा एक्स डिवाइड इंटू सॉरी डेल्टा पी, ये जो प्रोडक्ट आया बच्चों, ये आ गया एच बाई 2 पाई, एच बाई 2। और आपको पता जो एच बाई 2 है वो एच बाई 4 पाई से ज्यादा ही है, इससे ज्यादा ही है ना ये। अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट आया है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इनिशियल ज्यादा होगा ही होगा, इससे कम या इससे ज्यादा इसके बराबर हो सकता है। तो इस टाइप से बच्चों हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, ओके, और वेरीफाई कर सकते हैं द अनसर्टेनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा h बाई 4 पाई के प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा या उसके बराबर आएगा। ये हम डी ब्रोगली कंसेप्ट से कहिए या वेव पैकेट के कंसेप्ट से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों गामा रे माइक्रोस्कोप। गामा रे माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस प्रकार से हम देखें कि एविडेंस कैसे मिल रहा है हमें। तो सबसे पहले गामा रे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप वो एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो किसी भी स्मॉल पार्टिकल को हम बड़ा करके देख सकते हैं या रिजोल्व करके देख सकते हैं, वेल क्लियर्ड वे में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरे माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी हम बात करते हैं। ये सारे के सारे जो माइक्रोस्कोप हैं, हमने एक बात ऑब्जर्व की इन सभी में, जितनी कम वेवलेंथ की लाइट आप यूज करोगे उतने ही माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर क्या आएगी, बहुत बहुत ज्यादा आएगी, बहुत बहुत ज्यादा आएगी।
ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया कि उसी के बेस पे हम एक्सरे गामा माइक्रोस्कोप या गामा रे माइक्रोस्कोप डिजाइन किए गए, और जो वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से एटॉमिक लेवल पर भी बहुत अच्छी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये देखा गया बच्चों कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है किसी माइक्रोस्कोप की, उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि जैसे हम डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मान लिया, उसको लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ थीटा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। लैम्डा जो है दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, जो गामा रे फोटोन पड़ रहा है, ये सोर्स है कोई और सोर्स से फोटोन जा रहा है, उस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा h बाई लैम्डा। जैसे वो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन पे पड़ते ही क्या है वो स्कैटर होके ऐसे गया, कुछ फोटोन होता है यहां स्कैटर होके जाए, तो ये एक रेंज है मैक्सिमम हमें कहां तक जो फील्ड ऑफ व्यू उसका ले रखा है, हमने तो इतना फील्ड ऑफ व्यू ले रखा है इसका। तो इस फील्ड ऑफ व्यू में हमारे पास h बाई लैम्डा डैश मोमेंटम से कुछ स्कैटर हो गए, फोटोन यहां चले गए और कुछ यहां तक चले गए, तो मैक्सिमम यहां से यहां तक हम फोटोन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो डेविएशन यहां से यहां तक का होगा, ए से ओ बी का। जैसे फोटोन टकराए डिफरेंट डायरेक्शंस में फोटोन जाएंगे, कुछ फोटोन हमें यहां मिल रहे हैं, मैक्स यहां से लेकर यहां तक मिलेंगे, कुछ रिसीव होंगे, कुछ दूसरी तरफ चले जाएंगे, और कुछ इधर आपका इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एक बात तो साफ तौर पर पता चल रही है कि मोमेंटम के चेंज हुए बगैर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता नहीं कर सकते, पार्टिकल की पोजीशन का पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब जैसे ही फोटोन स्ट्राइक किया, मोमेंटम चेंज हुआ, फोटोन इधर आया, कुछ फोटोन इधर आया, तो वहां पर हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लिख दिया। व्हाट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और पार्टिकल्स अप टू विच वी कैन सी बोथ द पार्टिकल्स सेपरेटेड। मिनिमम सेपरेशन बच्चों, कम से कम कितनी सेपरेशन हो सकती है जहां तक हम उनको सेपरेट करके देख सकें, और किसी इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना कम होगा उसका रिजोल्विंग पावर उतना ही ज्यादा आएगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम कब होगा? जब वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, पहला केस हमारा ये कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, और इसको हम आमतौर पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कह रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि वेरिएशन कितना हो सकता है, तो डेल्टा एक्स वेरिएशन है, जितना डेल्टा एक्स कम होगा उतनी एक्स में अनसर्टेनिटी कम होगी, डेल्टा एक्स जितना ज्यादा आएगा उतनी उसकी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना मोमेंटम चेंज आया है, तो जितना मोमेंटम फोटोन का चेंज होगा उतना ही इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो देखो इस h बाई लैम्डा डैश के दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर जाएगा कोस h बाई लैम्डा डैश कोस थीटा, एक इधर जाएगा h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा। इसी प्रकार एक इस तरफ जाएगा h बाई लैम्डा डैश कोस थीटा, इधर जाएगा h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा। तो अगर इसको आपने प्लस मानना है बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस। तो फोटोन में चेंज क्या आया है, अगर OA के लिए देखें और OB के लिए देखें तो हमें मोमेंटम चेंज कितना कितना मिलेगा, एक h बाई लैम्डा डैश का, दूसरा कितना है h। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर बोथ केसेस, यहां जो फोटोन गया इसका मोमेंटम चेंज कितना और इसका मोमेंटम चेंज कितना है, तो वो मोमेंटम चेंज आ जाए h बाई लैम्डा डैश माइनस h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा, ये इसके लिए है, और दूसरा h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा, ये इसके लिए बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर h बाई लैम्डा प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन ऑफ थीटा। ओके, तो यहां के इसका मोमेंटम चेंज पता चल गया, इसका मोमेंटम चेंज पता कर चल गया। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना आया है, वो जो मोमेंटम चेंज आएगा इसका वो हमने फोटोन को या इलेक्ट्रॉन को फोटोन ने क्या कर दिया, मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया है। तो उनका मोमेंटम चेंज का मतलब फोटोन को कितना मोमेंटम मिला है, तो वो मोमेंटम चेंज इन इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा बच्चों, सॉरी, इनका चेंज क्या आएगा, वो आएगा h बाई लैम्डा प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा माइनस h बाई लैम्डा माइनस माइनस प्लस h बाई लैम्डा साइन ऑफ थीटा।
डेल्टा एक्स भी हमारा लैम्डा डैश जो आया स्कैटर होके उस पर डिपेंड करेगा। ये लैम्डा मान लीजिए कोई फर्क नहीं इसमें, तो 2h बाई लैम्डा डैश साइन ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखो, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन गामा रे माइक्रोस्कोप, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप लैम्डा कम लेंगे तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम आएगी, लेकिन लैम्डा कम है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिमम वेवलेंथ ले रहे हो, रिजोल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हो, तो पोजीशन की एक्यूरेसी तो आ गई, लेकिन मोमेंटम की एक्यूरेसी क्या होगी, कम हो गई, यानी इनकी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ओके, तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स लैम्डा डैश डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 2h डिवाइड बाई लैम्डा डैश साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, h, और h जो है पता है आपको, h कट बाई 2 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए इसको हम h कट बाई 2 h बाई 4 पाई कह सकते हैं। इस तरह से गामा रे माइक्रोस्कोप के बेसिस पर इसको, इसीलिए हम हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप को भी नाम दे देते हैं, क्योंकि इसी के प्रिंसिपल पे ही गामा रे माइक्रोस्कोप जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरूर ध्यान से करें बच्चों आप। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से भी हम, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्लिट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्लिट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है यहां से ऐसे, वो स्लिट में से पास कर रही है, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक वेव, वेव के रूप में होंगे तो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का ये जो मान लिया बेटे इसने एक्सिस बनाया, सेंट्रल लाइन के साथ एंगल बना रखा है, वो कितना है, थीटा है। तो अगर हम मिनिमा की कंडीशन निकाल लें तो आपको पता है 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज कंडीशन फॉर nth मिनिमा डायफ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है तो लैम्डा 1 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 2d साइन ऑफ थीटा। इसको हमने d मानना हुआ है तो आप इसको यहाँ d लिख लीजिए, या इसको डेल्टा एक्स लिख लीजिए, डेल्टा वाई लिख लीजिए, मर्जी है आपकी। ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारी पोजीशन की कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। 2 डेल्टा वाई साइन ऑफ थीटा, तो डेल्टा वाई जो अनसर्टेनिटी आ गई बच्चों वो आ गया लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रॉन स्लिट डायफ्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें तो। इसके बाद वही बात फिर आएगी, क्योंकि OX के लॉन्ग जो है वो हमारा जो स्प्रेड है उसमें नो डाउट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी स्प्रेड आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आएगा किसके लॉन्ग आएगा, वो आएगा Y एक्सिस के लॉन्ग। और Y एक्सिस के लॉन्ग जो स्प्रेड है बेटे यहां से यहां तक आ सकता है, तो यहां से इधर भी आ सकता है। तो जो स्प्रेड होगा वो माइनस थीटा से प्लस थीटा तक होगा। ये माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि इस एक्सिस से ऊपर एंगल थीटा तो इससे नीचे क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट, क्योंकि पोजीशन का तो अनसर्टेनिटी डेल्टा वाई पता चल गया, तो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी क्या आएगा, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी आएगा p साइन थीटा इसके लॉन्ग, ठीक है, और इधर क्या आएगा p साइन थीटा। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों p ऑफ साइन ऑफ थीटा, और इसका नीचे आएगा p ऑफ साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस जो आएगा दैट इज 2p साइन ऑफ थीटा। फिर से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और p की वैल्यू क्या है, h बाई लैम्डा है, तो डेल्टा p y इंटू डेल्टा y, ये जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, और पी वाई की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी h बाई लैम्डा इंटू साइन ऑफ
थीटा इंटू 2, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, h ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो बच्चों ये जो फैक्टर है आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमने इक्वेशन निकाली है, आप यहाँ देख सकते हो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर थीटा ज़्यादा है या लैम्डा, एक ही बात हम कहें, अगर कम वेवलेंथ है तो वह डेल्टा वाई कम आएगा, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेल्टा वाई ज़्यादा आएगा। तो कम वेवलेंथ है तो यहाँ देखो आप, इसको अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2h बाई लैम्डा साइन ऑफ थीटा, और अगर वेवलेंथ कम है तो अनसर्टेनिटी इन वाई ज़्यादा है, कम है सॉरी, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या है, कम है। तो इसी प्रकार से पोजीशन और मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का किसी भी टाइम पे वो मापना पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।